तवा बहुत ज्यादा गर्म था। मैंने हाथ में आटा लेकर रोटी बेलना शुरू किया। जैसे ही मैंने रोटी पर तेल डालने का सोचा, अचानक पीछे से उसने मुझे पकड़ लिया। उसके दोनों हाथ मेरे कमर के चारों ओर लपेट गए और उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सारा ध्यान तवे पर रोटी पर था, लेकिन अचानक उसकी निकटता ने मुझे असहज कर दिया। मैं लाज से बोली, अरे छोड़ो ना, मुझे खाना बनाना है, रोटी जल जाएगी। अगर रोटी जल गई तो तुम्हें जली हुई रोटी ही खानी पड़ेगी। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जली हुई रोटी भी खाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श मेरे मन को भा रहा था। उसे भी पता था कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूं, लेकिन यह खेल उसे भी भा रहा था। रोटी अब जलने लगी थी। मैंने गैस के करीब जाकर गैस बंद कर दिया। शाम के 6 बज चुके थे और घर में कोई नहीं था। सास ससुर मंदिर में आरती के लिए गए थे। मैं अकेली थी और इसी का फायदा उसने उठाया। उसने मुझे उठाया और अंदर की कमरे की ओर ले जाने लगा। अरे नहीं, मैं विरोध कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। उसने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और मैं चौंक कर जाग गई। मैंने देखा कि पास में कोई नहीं था। बिस्तर खाली था। मैंने चारों ओर देखा, मेरा पति कहीं नजर नहीं आया। घड़ी देखी तो सुबह के 7 बज चुके थे। पास में मेरे पति का एक फोटो था जिसके चारों ओर हार था। सुनीता, उठो, 7 बज गए हैं। दरवाजे के बाहर मेरी सास ने आवाज दी। मैं उठ गई, लेकिन मेरा मन अभी भी उस सपने में उलझा हुआ था। मेरे मन में एक ख्याल आया, ये कितना सुंदर सपना था, लेकिन सच तो बेहद कठोर है। मेरे पति 3 साल पहले एक भयानक हादसे में मुझसे हमेशा के लिए चले गए थे। पति को गए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उनकी यादों में जीती हूँ। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और कभी उनकी यादें मन को भिगो देती हैं। मेरी उम्र अभी भी कुछ ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन एक जवान महिला के लिए इस तरह का अकेलापन एक बड़ी परीक्षा है। हर दिन अकेले ही गुजरता है। मैंने कभी अपने पति को नहीं भूल पाने की कोशिश की और कभी कभी मुझे लगता है कि उनका अचानक मुझसे जाना सिर्फ एक किनारा है। वो वापस आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मुझसे प्यार से बात करेगा, मुझे कसकर गले लगाएगा, लेकिन यह सब सिर्फ सपने में ही सच होता है। सुबह की तरह मैंने अपने बेटे को जगाया, उसकी स्कूल की तैयारी करवाई और उसे तैयार किया। उसे स्कूल भेजने के लिए बैग और टिफिन भरकर स्कूल की गाड़ी तक छोड़ने गई। सुबह घर के काम समय पर खत्म करना बहुत जरूरी होता है। अगर निर्धारित काम में देरी होती है तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है। रोज सुबह सबसे पहले मैं ही नहाने जाती थी, लेकिन आज देर हो गई तो मेरा नंबर आखिरी पर आया। उठकर जब मैंने रसोई में जाकर सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सास ससुर बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। जब मैं एक बड़े दुख में थी तब उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। शादी के बाद हमेशा उन्होंने मुझसे अच्छा व्यवहार किया। मेरे ससुर ने कभी भी मुझे पराया महसूस नहीं होने दिया, हमेशा मुझे अपनी मानते रहे। मेरी सास ने हमेशा मेरी देखभाल की जैसे वो मेरी असली माँ हो। मैं उनके प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनकी घर की नहीं हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ और वो चले गए। उस दिन के बाद मेरा जीवन जैसे थम सा गया था। एक पल में मेरी खुशियों का सपना टूट गया और मुझे खुद को अकेला महसूस करने लगा। उस दिन को याद करके आज भी दिल में दर्द होता है। अब मुझे इस जीवन की सारी यात्रा एक अकेली महिला के रूप में पूरी करनी थी, और वो भी बिना किसी तैयारी के। मैं कुछ तय करके नहीं चल रही थी, लेकिन दिन गुजार रही थी, किसी न किसी वजह से जी रही थी। मेरे सास ससुर ने मुझसे कई बार दूसरी शादी के लिए कहा। वे कहते थे, सुनीता, तुम अभी भी युवा हो, तुम दूसरी शादी कर लो। हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ देंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा। उन्होंने मेरे लिए यह बात दिल से कही थी, लेकिन मेरे मन में हिम्मत नहीं थी। मेरे मन में हमेशा एक ही सवाल आता था कि मेरे 7 साल के बेटे को कौन स्वीकार करेगा। मैं चाहकर भी उसके नजरिए से नहीं सोच पाई। सावत्र बच्चों के साथ क्या होता है, ये मैंने कई बार सुना है। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी का विचार पूरी तरह से त्याग दिया।
मैं एक गांव में पली बड़ी हूँ। मुझे छोटे और शांत जीवन का अनुभव था। गांव में बड़े होने से मुझे खेती और घरेलू काम करने की आदत हो गई थी। सादा घर, खेतों के पास की पगडंडी और गांव के लोगों का प्यार, यही मेरा साधारण लेकिन खूबसूरत जीवन था। लेकिन मेरी शादी शहर में हुई। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे और अच्छा वेतन लेते थे। शादी के बाद मैं शहर में आकर उनके घर में रहने लगी। मेरे सास ससुर दोनों सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और उनकी भी पेंशन चल रही थी, इसलिए हमें कभी पैसे की कमी नहीं हुई। हमारे बैंक में भी काफी पैसे थे। लेकिन जब अचानक मेरे पति का हादसा हुआ तो मुझे सरकारी पेंशन मिलनी शुरू हो गई। घर की आर्थिक स्थिति को लेकर मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। अब मैं सास ससुर के साथ एक घर में रह रही थी। हमारा घर 2 मंजिला था। मैं और मेरा पति ऊपर रहते थे और सास ससुर नीचे। लेकिन जब मेरे पति गए तो ऊपर रहना बहुत खाली लगने लगा, इसलिए मैंने सास ससुर के साथ नीचे रहने का फैसला किया। ऊपर के कमरे अब खाली थे। एक दिन मैं और मेरी सासू माँ खाना खाने बैठे थे। अचानक सासू माँ ने कहा, सुनीता, ऊपर वाली रूम अब खाली है, वो यूं ही पड़ी है, क्या हम इसे किराए पर दें? मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सासू माँ ने हंसते हुए सिर हिलाया। फिर हमने तय किया कि ऊपर वाली रूम किराए पर देनी है। वो रूम बहुत सुंदर थी, साफ, हवादार। मैंने घर के बाहर एक बोर्ड लगाते हुए लिखा, ऊपर वाली रूम किराए पर है। हर दिन कुछ लोग पूछने आते थे, लेकिन ज्यादातर कॉलेज के लड़के होते थे जिनको सिर्फ कुछ महीनों के लिए रहना था। हमने तय किया था कि रूम सिर्फ एक परिवार को ही देंगे, इसलिए कई को मना करना पड़ा। 1 महीने बाद भी हमें ठीक से किराएदार नहीं मिला। फिर सासू माँ ने कहा, ठीक है, अब सिर्फ परिवार के पीछे मत भागो। अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो उसे भी रूम दे सकते हैं। एक दिन सुबह मैं बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप बहुत अच्छी थी, इसलिए उम्मीद थी कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मैंने कपड़ों की बाल्टी से एक एक कपड़ा उठाया और ध्यान से डोरी पर सुखाने लगी। इतने दिनों बाद ऐसा मौसम मिला था, इसलिए कपड़े जल्दी सूखेंगे ऐसा लग रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि घर की दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है। वह लंबा और पतला था, साधारण लेकिन व्यवस्थित व्यक्तित्व वाला। उसने मुझसे पूछा, क्या आपके पास रूम किराए पर मिलेगी? मैंने कुछ सेकंड रुका और फिर झुकी हुई अवस्था से खड़ी हुई। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, हाँ, रूम है। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं अपनी सास से पूछती हूँ। अंदर जाकर मैंने सासू माँ को बताया, अरे सासू माँ, एक लड़का रूम देखने आया है। सासू माँ बाहर आकर उसे देखती हैं। वह लगभग 28 साल का, लंबा और अच्छी कद काठी वाला लड़का था। सासू माँ ने पूछा, क्या आपको रूम किराए पर चाहिए? वह बोला, हाँ, क्या यह किराए पर मिलेगी? सासू माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मिलेगी। सुनीता, उन्हें रूम दिखाकर आओ। मैंने सासू माँ को बताया, ठीक है, और अंदर जाकर ऊपर की रूम की चाबी लेकर बाहर आई। हमारे घर के सामने सीढ़ियां थीं। मैंने कहा, चलो ऊपर चलें। मैं आगे बढ़ी और वह पीछे पीछे आ रहा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैंने थोड़ा आराम किया और ऊपर पहुंच गई। लंबे समय बाद पहली बार कमरे का ताला खोला, चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर जाकर मैंने उसे कहा, इधर आओ। कमरे के अंदर जाते समय थोड़ी धूल दिखी, क्योंकि काफी समय से कमरा इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने कहा, थोड़ी धूल है, सफाई करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं साफ कर दूंगी। रूम देखो और बताओ कैसा लगता है। कमरा साफ और बड़ा था। एक बड़ा पलंग और एक अलमारी भी थी। पूरे दिन में रूम में धूप और हवा अच्छी तरह आती थी। वह रूम देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर संतोष का भाव आने लगा। उसने कहा, मुझे रूम पसंद आई। मैंने कहा, ठीक है, चलो नीचे जाकर मेरी सास से बात कर लो। हम दोनों सीढ़ी उतरकर नीचे आए। सासू माँ ने उसे रूम का किराया बताया और कुछ शर्तें स्पष्ट की। सासू माँ ने कहा, देखो, तुम्हें रूम लेने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, शराब पीना, पार्टी करना, जोर से गाना बजाना यहाँ नहीं चलेगा। यदि तुम्हें यह सब मंजूर है तभी तुम हमारी रूम लो। वह शांत होकर बोला, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, मैं कभी परेशानी नहीं दूंगा। उसकी बातों में एक ईमानदारी थी, इसलिए सासू माँ ने भी मान लिया
और तय किया कि रूम उसे ही देंगे। उसका नाम रोहन था। अगले दिन रोहन अपने सामान के साथ आया। मैंने उसके लिए रूम थोड़ी बहुत साफ कर दी थी, इसलिए अब वह रूम और भी ज्यादा साफ सुथरी लग रही थी। कुछ वक्त बाद उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया और धीरे धीरे रोहन अब हमारे घर में घुलने मिलने लगा। वो एक साधा, अच्छा और सभ्य स्वभाव का था। मेरा बेटा भी उसके साथ जज्बात से जुड़ गया। रोहन मेरे बेटे के साथ बहुत खेलता था और मेरा बेटा भी उसके साथ खेलकर खुशी से भरपूर रहता था। एक बार हमारे घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। सबका खाना हो गया तो सासू माँ मेरे पास आई और बोली, सुनीता, अपने किराएदार रोहन को एक थाली खाना देकर आओ, वो अकेला रहता है। मैंने कहा, नहीं, जरूरी क्या है? लेकिन सासू माँ हंसते हुए बोली, वो अकेला है और हमारे घर में इतना खाना बना है, वाया जाने का क्या फायदा? उसके पेट में 4 घास चले जाएं तो क्या बुरा है? मैंने एक थाली में सब कुछ व्यवस्थित डालकर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। रोहन पलंग पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। वह थोड़ा चौंका और तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहा, हमारे घर में कार्यक्रम था, आपके लिए खाना लाए हैं। वह थोड़ा संकोच करते हुए बोला, अरे, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बस खाने के लिए ले लो, बहुत अच्छे व्यंजन हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने थाली ले ली। मैं वहां से वापस नीचे आई और अपने काम में फिर से लग गई। उस दिन रोहन को दिए गए खाने की थाली से एक नया संवाद शुरू हुआ। एक दिन दोपहर का समय था। धूप थोड़ी कम हो गई थी और हवा की हल्की आहट घर के चारों ओर चल रही थी। मेरा बेटा घर के आंगन में बड़े पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खेल रहा था। मैं घर में काम कर रही थी, लेकिन उसे समय समय पर आंखों के कोने से देख रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ काम के सिलसिले में बाहर निकलते ही मैंने देखा कि रोहन मेरे बेटे के पास बैठा है। मैं धीरे धीरे उनके नजदीक गई तो देखा कि वह मेरे बेटे के लिए एक छोटा सा चित्र बना रहा था। वह चित्र बहुत सुंदर था। मैं उसके पास गई और कहा, आप तो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। इस पर वह थोड़ा हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर प्रशंसा झलकी, क्योंकि उसका चित्र देखकर मुझे लगा कि वह सच में एक चित्रकार है। थोड़ी देर बाद रोहन ऊपर की रूम में चला गया और मैं फिर से अपने घर के काम में लग गई। कुछ समय बाद जब मैं रसोई में थी तो अचानक उसका शर्ट आंगन में आकर गिर गया। लगता है हवा में उड़कर आ गया था। शर्ट उठाकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह रोहन का है। मैं उसे देने के लिए सीढ़ियां चढ़कर उसकी रूम की ओर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और मैं अंदर झांककर देखने लगी। रोहन पलंग पर बैठकर कुछ कर रहा था। मैंने दरवाजे के पास जाकर कहा, अरे, तुम्हारा शर्ट नीचे गिर गया। यह सुनते ही रोहन तुरंत उठकर मेरे पास आया और मेरे हाथ से शर्ट ले लिया। हंसते हुए कहा, थैंक यू। थोड़ी देर वहां खड़े रहकर मैंने कहा, हवा चल रही है, इसलिए कपड़े उड़ जाते हैं। तुम्हें क्लिप का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तुम कपड़े सुखाओ तो चिमटे लगाकर रखो ताकि वे फिर से न उड़ें। उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चलेगा। मैं नीचे आई और कुछ चिमटे लाकर फिर से ऊपर गई और उसे दिए। मैंने कहा, यह लो, जब तुम्हें कपड़े सुखाने हो तो चिमटे लगा लेना। उसने फिर से कहा, थैंक यू। मैंने सहजता से उससे पूछा, आप अकेले रहते हैं? इस सवाल पर उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरा शादी हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ और बोलते समय उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी नजर आई। मैंने बस हाँ कहकर बात को आगे नहीं बढ़ाया। धीरे धीरे रोहन और मेरे बीच बातचीत होने लगी। उसका स्वभाव बहुत शांत और समझदार था। एक बार हमारे मोहल्ले में एक महिला के घर पूजा का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया। उस दिन मैंने खासकर एक नई साड़ी पहनी थी। पूजा खत्म होने के बाद जब मैं घर लौटी तो दोपहर का समय था और चूंकि रविवार था, घर में सब आराम कर रहे थे। मेरा बेटा सो रहा था और सास ससुर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बाहर आंगन में पेड़ के नीचे रोहन आराम से बैठा था। दोपहरी की हल्की हवा से मुझे महसूस हो रहा था। मैंने घर में आकर अपना सामान रखा और जानबूझकर बाहर आंगन में गई।
जैसे ही मैं वहां पहुंची, रोहन ने तुरंत मुझ पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, आज कुछ नया है क्या? मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या नया? उसने थोड़ी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नई साड़ी पहनी है, कह रहा हूं, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने हंसकर कहा, अरे इसमें कुछ खास नहीं है, पूजा के लिए गई थी इसलिए ये साड़ी पहनी। ये नई नहीं है, पुरानी है, कभी कभी पहनती हूँ। उस दिन मैंने जो साड़ी पहनी थी वह सच में मुझ पर अच्छी लग रही थी। मुझे पता था कि उसकी नजरें मुझ पर कुछ अलग तरीके से टिक गई हैं। उसकी बातें बिल्कुल सरल थीं, लेकिन उनमें एक अलग सा आकर्षण था। फिर उसने कहा, आज रविवार है, छुट्टी है, मजा है कि नहीं? मैंने कहा, बस एक ही दिन की छुट्टी मिली है, थोड़ा आराम कर रही हूँ। उसने कहा, देखो आप लोग रोज घर के काम करती हैं और आराम होता है कि नहीं? मैं हंसकर बोली, दिवस भर घर के काम किए बिना तो कुछ नहीं होता। थोड़ी देर ऐसे ही गप्पे करके मैं अंदर चली गई और वह भी कुछ समय में ऊपर की कमरे में चला गया। शाम के लगभग 7 बजे मैंने रसोई में खाना बनाने की तैयारी शुरू की। तभी सासू माँ ने पूछा, अग, ऊपर की रूम में लाइट बंद है, क्या रोहन बाहर गया है? मैंने कहा, नहीं, वो तो घर में ही है। लाइट बंद होगा, शायद खराब हो गया होगा, चलकर देखती हूँ। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई और दरवाजे को धीरे से चेक किया। दरवाजा आधा बंद था। जब मैंने उसे हल्के से खोला तो देखा कि रोहन पलंग पर लेटा हुआ था। उसने सिर्फ एक हल्का कंबल ओढ़ रखा था और शर्ट नहीं पहन रखा थी। उसका गहरा रंग और कसरत से भरा शरीर बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके हल्के बालों ने उसे एक अलग सा आकर्षण दिया था। मैं एक क्षण के लिए उसे देखती रही और अचानक होश में आते हुए दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और पीछे हट गई। मैंने मन में ठान लिया कि जैसे मैं कभी इस कमरे में आई ही नहीं। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ा समय बीता, तब रोहन ने दरवाजा खोला। उसने अब शर्ट पहन रखा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुझे देखकर उसे थोड़ा अटकते हुए महसूस हुआ, लेकिन हंसते हुए बोला, क्या हुआ, ऊपर की लाइट बंद है क्या? मैंने हंसकर कहा, हाँ, लगता है लाइट खराब हो गया है, सोचा पूछ लो। उसने कहा, ठीक है। मैंने कहा, मैं दूसरा बल्ब लाकर देती हूँ, तुम उसे लगाना। मैं तुरंत नीचे आई और सासू माँ को बताया कि रोहन के कमरे की लाइट खराब हो गई है। फिर दूसरा बल्ब लेकर वापस ऊपर गई। रोहन कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया और लाइट बदलने लगा। मैंने पुराना बल्ब हाथ में ले लिया। मेरे मन में कुछ अजीब विचार आ रहे थे और जैसे ही लाइट फिर से चालू हुई, कमरे में रोशनी जगमगा गई। वो कुर्सी से नीचे उतरा और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। मैंने उसकी मुस्कान का जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं। लेकिन आज रोहन की नजरें कुछ अलग थीं। उसकी आंखों में मुझे एक गहराई नजर आई। उसे समझ में आ गया था कि मैं उसे देख रही हूं और उसने फिर से हल्के से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। अब तो रोहन और मेरे बीच बातचीत बढ़ गई थी। जब मैं घर के काम में व्यस्त होती तो वह हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मुझसे बात करने आ जाता। रोहन अब घर से ही काम करता था, इसलिए उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से हमारी बातचीत और भी बढ़ने लगी। मुझे भी उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था और जब हम बात करते तो एक अलग सी हलचल महसूस होती थी, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके साथ बात करने की एक तरह की खींचता थी। एक दिन मेरी सास को अपनी छोटी बहन के घर से फोन आया। वहां कुछ कार्यक्रम हो रहा था और उन्होंने मेरे सास ससुर को बुलाया। मेरी सास ने मुझसे कहा, बेटा, हम 2 लोग गांव जा रहे हैं, तुम सब संभाल लोगी ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कोई बात नहीं। अगले ही दिन सास ससुर गांव के लिए निकल गए और अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रह गए थे। घर में अकेली होने की वजह से मैंने तय किया कि कुछ काम निपटा लूं। घर में गेहूं थे तो मैंने उन्हें सुखाने का निर्णय लिया। खाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा गेहूं बाहर लाने की शुरुआत की और आंगन में बिछा दिया। तभी रोहन मुझे देखकर नीचे आया और पूछा, क्या मैं मदद करूं? मैंने कहा, नहीं, मैं कर लूंगी। लेकिन उसने दोहराया, आप गेहूं सुखा रही हैं, थोड़ा वजन ज्यादा है, मदद करने से अच्छा होगा। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है, और हम दोनों मिलकर गेहूं बाहर लाए और मैंने धीरे धीरे उन्हें बिछाने लगी। काम करते हुए रोहन ओट पर आकर मुझे देख रहा था। जब मैंने गेहूं बिछाते समय साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला कर दिया
तो मेरे सौंदर्य की वजह से हमेशा की तरह पुरुषों की नजर मुझ पर टिक गई और आज रोहन भी इससे बचे नहीं। उसकी नजरें स्पष्ट रूप से मुझ पर थीं। मैं तुरंत होश में आई और साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, लेकिन तब तक रोहन ने काफी कुछ देख लिया था। थोड़ी देर बाद जैसे ही गेहूं सूख गए, मैंने रोहन से पूछा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? उसने कहा, हाँ। मैं अंदर गई और ठंडा पानी लाकर लाई। मैंने पूछा, तुम्हें फ्रिज का पानी चलेगा? उसने कहा, हाँ चलेगा। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें चाय चाहिए? उसने कहा, नहीं, तुम्हें परेशानी होगी। मैंने कहा, नहीं, क्या परेशानी होगी? मेरे हाथ की चाय तुम्हें पसंद नहीं आएगी? उसने कहा, नहीं, मैं गलत समझ रहा था। तो मैंने कहा, अगर तुम मेरे हाथ की चाय पीते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए मेरा कर्तव्य है तुम्हें चाय पिलाना। उसने कहा, ठीक है। और मैं बोली, आओ अंदर चलते हैं। मैं अंदर गई और उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। फिर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने जल्दी से 2 कप चाय बनाई। 1 कप उसे दिया और दूसरा कप अपने लिए लिया। सास ससुर गांव पर गए थे। घर में अकेली होने के कारण मुझे थोड़ा बोरियत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर रोहन ने मुझसे बातचीत शुरू की। जब कोई बोलने वाला होता है तो दिन जल्दी निकल जाता है। रोहन ने कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मैंने कहा, पूछो, इसमें क्या शर्माने की बात है? फिर उसने पूछा, आप अकेली रहती हैं तो आपने दूसरा शादी क्यों नहीं किया? मैंने जवाब दिया, मुझे दूसरा विवाह करना था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बेटे के साथ कोई स्वीकार करेगा नहीं, इसलिए मैंने शादी टाल दी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, कौन मुझसे शादी करेगा? मैंने मजाक में कहा। वह बोला, बूढ़ी? नहीं सुनीता, आप अभी भी बहुत खूबसूरत हैं। मैंने मस्करी करते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर बोला, क्यों नहीं, मैं तो करूंगा। यहां तक कि हमारे बीच की बातचीत बढ़ रही थी और शायद उसे भी मेरे साथ बात करने में मजा आ रहा था। मुझे अकेले रहने के कारण इस बातचीत में खुलापन महसूस हो रहा था। मैंने जानबूझकर उसके पास बैठकर पूछा, आपको मुझ में क्या पसंद है? वह मेरे चेहरे की ओर देख रहा था और मैंने भी उसकी आंखों में देखा। वह थोड़ा करीब आया और बहुत नजदीक बैठ गया। जब वह मेरी ओर आया तो मेरी धड़कन तेज हो गई। उसके करीब आने से मुझे एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा। उसने कहा, सुनीता, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर नजरें टिकाए रहूं। मैंने कहा, इतना क्या है मुझ में देखने का? उसने कहा, तुम क्या सोच रही हो? मैंने पहले ही कहा, मुझे वाइट नहीं लगता। मैंने नीचे की ओर देखते हुए कहा, मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगता। वह फिर मेरे पास आया और उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। उसने मुझे दोनों हाथों से उठाया और अपने कमरे में ले गया। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आया। हम एक दूसरे के प्यार में रंगीन हो गए। उसने मुझे ऐसा प्यार दिया जो मुझे कई सालों से नहीं मिला था। मुझे लगा जैसे वह मेरा साथी है और मैं उसकी पत्नी। कुछ समय बाद हम शांत हुए। मैंने रोहन से कहा, आप अपने कमरे में जाओ। उसे मेरी बात का मतलब समझ में आ गया और वह चुपचाप अपने कमरे चला गया। वातावरण में एक तरह का हलचल थी, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। मैं पलंग पर बैठ गई और अपने विचारों में खो गई। कुछ समय पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर मैं खुद को दोष देने लगी। मैं क्या कर रही थी? मैं अब पूरी तरह से समझ पा रही थी, लेकिन जब वो सब हो रहा था तब मैंने अपना नियंत्रण खो दिया था। उस पल में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। रोहन ने जो प्यार दिया वह मुझे पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा था, लेकिन अब मेरा मन अस्वस्थ हो रहा था। अगले दिन मेरी सास और ससुर वापस आने वाले थे। इस विचार से मैं थोड़ी बेचैन हो गई। शाम को जब रोहन बाहर जा रहा था तो उसने मुझे गुड इवनिंग कहा और मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों के चेहरों पर सामान्य बने रहने की कोशिश थी, लेकिन हमें पता था कि उस दोपहर क्या हुआ था। यह बात सिर्फ हम दोनों ही जान सकते थे। इस बात के बारे में सोचते सोचते मुझे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर रोहन के प्यार में मैं इतनी खुश थी कि वह भावनाएं मुझ पर हावी हो गई थीं। मेरे मन में अब एक ठोस विचार बनने लगा था। जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं था, लेकिन मुझे रोहन पसंद आने लगा था।
अगले दिन मेरी सास वापस आने के बाद मुझे सब कुछ बताना था। अगर रोहन मुझसे शादी करने के लिए तैयार होता तो मेरे जीवन में कितनी खुशियां आती, इस बारे में मैं सोचने लगी। रोहन को भी एक साथी की जरूरत थी और मैं उसकी पत्नी बनना चाहती थी। अब बस मेरे सासू ससुर की मंजूरी का इंतजार था। शाम के 8 बज चुके थे और इन विचारों में खोई हुई मैंने जानबूझकर रोहन के कमरे में जाने का निश्चय किया। जब रोहन ने मुझे देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहा, क्या हुआ, अचानक तुम ऊपर आई? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। उसने पूछा, क्या है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर रोहन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर उलझन स्पष्ट थी। कुछ क्षण वह चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि क्या बोलना है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर हंसी आई और उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उसका यह जवाब सुनकर मेरे मन का सारा भ्रम और डर दूर हो गया। अब बस मुझे सास ससुर को सब कुछ बताना था। अगले दिन जब वे आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। मेरा जीवन अब बदलने वाला था और मैं एक नई शुरुआत करने जा रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।